इवनिंग। आज एक्चुअली एक दो मैसेज आया कि सर आज होली है, हम लोग घूमने जाएंगे। मैं बोला अब रख दिया, अब चलो कोई नहीं, बेशक थोड़ा कम कर ले कोई बात नहीं, बट कैंसिल नहीं करते। चलो एनीवे, वी हैड बिगन इन द लास्ट क्लास डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने उस दिन बेसिकली पढ़े थे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि चार्ज के अंदर ये प्रॉपर्टीज है, क्वांटाइजेशन है ना, इनवेरियंस, फिर ट्रांसफरेबिलिटी, एडिटिविटी वगैरह वगैरह। तो दोज आर थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन, एंड टुडे लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। आज हम लोग चैप्टर को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले एक छोटा सा चीज बता देते हैं। हैप्पी होली टू ध्रुव एंड टू एवरीबॉडी इन फैक्ट। So it's right season for happy Holi. चलो, तो the chapter actually starts with the basic idea of Coulomb's law, ठीक है ना। So what is exactly Coulomb's law? Now let's say there's a charge of Q1 and let's say there's a charge of Q2 separated by some distance r, ठीक है। Then the force between the two charges, mind you, they must be point charges. So obviously we'll ask with or start with the question is that अगर point charge नहीं हुआ तो वो भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। Arman says कि happy Holi and your colors are still visible. हाँ, यहाँ पे हमारे मोहल्ले में ठीक ठाक ही होली खेलते हैं। So it's not on the lower side of Holi, but very colorfully done. चल, anyway, so the force between the two is actually almost the same formula as that of gravitation. Now in gravitation we know that the force between two masses is G m1 m2 by r square, isn't it? Similarly, the force between two charges is given by K Q1 Q2 by r square. So F is equal to K Q1 Q2 upon r square, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, इन द सेंस कि दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में दो पॉइंट मासेस के बीच में क्या फोर्स था, G m1 m2 by r square, इतना ही अंतर है। तो चार्ज के जगह मास के जगह चार्ज हो गया, ग्रेविटेशन में मास होता है, यहाँ पे चार्ज हो गया। इनवर्स स्क्वायर लॉ अभी भी होल्ड कर रहा है, और ग्रेविटेशन में कांस्टेंट कैपिटल जी था, वो कांस्टेंट अब हो गया के। दैट इज द डिफरेंस। तो के का यूनिट क्या है ना, के का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, है ना। तो ये न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर इधर आ गया, कूलम्ब स्क्वायर इधर आ गया, एंड सो ऑन। और के का वैल्यू कितना होता है, 9 into 10 to the power 9. But for some strange reason, it's not so strange, but yes, it might initially seem to be slightly strange. K is written as 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12. It might sound a little strange, it might sound a little strange that why is it that we are writing one constant, that is K, in terms of another constant, and that is epsilon naught. ये initially थोड़ा strange लग रहा होगा, but don't worry, इसके ऊपर बहुत interesting discussion है, but वो 3-4 क्लास बाद होगा, अभी नहीं होगा। 3-4 क्लास बाद तुमको पता चलेगा कि ये जो K constant है, इसको 1/4 pi epsilon naught के फॉर्म में क्यों लिखा गया, ठीक है। You will know better at that time. epsilon naught का वैल्यू क्या है, 8.85 into the minus 12, और K और epsilon naught देखो ऑपोजिटली प्रेजेंट है ना। K और epsilon naught देखो ऑपोजिटली प्रेजेंट है, इसलिए epsilon naught का यूनिट्स क्या हो जाएगा ना, देख लो K अगर ऊपर है तो epsilon naught नीचे है, यानी यूनिट्स क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। यानी न्यूटन के जगह न्यूटन -1, मीटर स्क्वायर के जगह मीटर -2, और कूलम -2 के जगह कूलम 2, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ये हो गया epsilon naught, and that is 8.85 into the minus 12 न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स 2, ये 2 to the power 2 है -2, और ये to the power -2 है तो ये 2 है।
But this discussion is very fascinating as to why we are writing one constant in terms of another. That we will discuss later on. ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. चलो, now this is valid for what? Point charges. However, it will also be valid. Now these are things that we are going to prove later on. But अभी मैं just सिर्फ बता देता हूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला is valid for certain combination of charges. उसमें क्या आता है? नंबर वन इज पॉइंट चार्जेस. अगर पॉइंट चार्जेस है तो वहां पे मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं. दिस कॉल्ड एज कूलम्स लॉ. ठीक है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरेस्टिंगली कूलम ने जब अपने थीसिस दिए और जब वो पब्लिश किए और वो ये जो लॉ है कूलम का वो एक्सेप्ट हुए, तो उन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट लिखा न्यूटन के नाम से कि मैंने जो भी लॉ डिराइव किया उसमें सब कुछ न्यूटन का ही समझ लो कार्बन कॉपी. They gave an actual acknowledgement that whatever derivation is done is totally based on derivations as Newton had done almost 100 years back. उन्होंने न्यूटन के नाम से एक्नॉलेजमेंट भी किए कि इस लॉ के पीछे न्यूटन का ही समझ लो कि इंस्पिरेशन था. ठीक है ना. चलो, कौन से पॉइंट पे एक्चुअली न्यूटन का इंस्पिरेशन था ये भी मैं बाद में बताऊंगा. कुछ चीजें एक्चुअली थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाता डिस्कशन में. ये सब बड़े फैसिनेटिंग चीजें हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ कि अगर तुमको फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है, इन दैट केस पॉइंट मासेस पॉइंट चार्जेस के लिए यूज कर सकते हो, पॉइंट चार्ज और हॉलो स्फेरिकल चार्ज के लिए यूज कर सकते हो, पॉइंट चार्ज और हॉलो यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज के लिए यूज कर सकते हो, दो हॉलो स्फेरिकल के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, दो सॉलिड स्फेरिकल के लिए यूज कर सकते हो. ये सारे कॉम्बिनेशंस में तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो. एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर उसमें यूज कर सकते हो. ठीक है ना. और क्या रहेगा? हाँ, पॉइंट चार्ज और सॉलिड स्फीयर में यूज कर सकते हो. तो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट 1 2 3 4 5 6 in these 6 combinations you can use formula directly. तो ऑब्वियसली योर नेचुरल क्वेश्चन विल बी, फिर फॉर्मूला कई जगह इनवैलिड भी है क्या? ना, फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, लेकिन सीधे फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हो तो फिर ऐसे इन केसेस में यूज कर सकते. तो फिर इनडायरेक्टली कैसे? ना, कई बार देखना एक लाइन चार्ज दिया रहेगा, है ना, तो वहां पे यूज नहीं कर पाओगे डायरेक्टली. वहां पे क्या करना पड़ेगा ना, ये भी हम लोग धीरे धीरे बाद में करेंगे थ्रू इंटीग्रेशन, जैसे तुम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में 11th में भी यूज किया होगा, आई एम श्योर अबाउट इंटीग्रेशन, है ना. वही हम डिस्कस कर रहे हैं. चलो, तो ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला. ठीक है. अच्छा, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहा हूं इसमें एक छोटा सा चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनो. वो है कि आर क्या है. अगर पॉइंट चार्जेस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. और अगर मान लो स्फेरिकल, सॉलिड हो, हॉलो हो, यूनिफॉर्म हो, है ना, तो फॉर यूनिफॉर्म, सॉलिड और हॉलो चार्जेस, distance r is calculated from the center. यानी हम डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करेंगे? सेंटर से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो यानी पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज और हॉलोस्फीयर के सेंटर के बीच में डिस्टेंस, या हॉलोस्फीयर और हॉलोस्फीयर के सेंटर के बीच में डिस्टेंस. तो मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं. जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल, ये अगर पॉइंट चार्ज है और अगर ये हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर है, लेट्स से, तो दिस इज सपोज हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर. तो आर क्या होगा? यानी समझ में आया ना, आर कहां से कहां हुआ फिर?
पॉइंट चार्ज से लेके उस चार्ज के सेंटर तक हुआ, वो हो गया स्मॉल r. So r is the distance between the point charge and the center of the hollow sphere. Is that comfortable? ठीक है ना? चलो, I think let's proceed now. I hope कि नोट कर चुके होंगे, बट याद रखना ये जो मैंने एक एक चीज बोर्ड में लिखा है, इनमें से काफी सारी चीजें इनकम्प्लीट है. कैसे इनकम्प्लीट है? मैंने ऐसे जबरदस्ती लिख दिया कि ये 6 केसेस में वैलिड होता है, तो नेचुरली विल आस्क कि बाकियों में क्यों डायरेक्टली वैलिड नहीं होता. तो इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे देंगे, ठीक है ना? लेकिन हाँ, अभी ये नोट कर लो कि यहाँ पे वैलिड होता है. और वैसे भी हम लोग जो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का, वो पॉइंट चार्ज को लेके करेंगे. So we are going to discuss with the perspective of point charges. धीरे धीरे जब हॉलो स्फेरिकल, सॉलिड स्फेरिकल एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, तब देखना इन सब चीजों का डिटेल हम लोग देंगे, ठीक है ना? चलो, लेट्स स्टार्ट. टू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक छोटा सा चीज और, साइन ऑफ फोर्स अगर पॉजिटिव आता है तो रिपल्शन माना जाता है, साइन ऑफ फोर्स अगर नेगेटिव आता है तो उसको अट्रैक्शन माना जाता है. तो साइन ऑफ फोर्स if positive, it is considered as repulsion, and if negative, I think थोड़ा सा ऑब्वियस नहीं है, सोच के देखो जरा. अगर Q1 और Q2 का साइन दोनों नेगेटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, तो यानी नेट फोर्स का साइन क्या होगा? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव मतलब रिपल्शन, सेम साइन. अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अगर ऐसे होगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव, एंड दे विल व्हाट? अट्रैक्ट. तो इसलिए साइन ऑफ फोर्स में क्या होता है? पॉजिटिव मतलब रिपल्शन, नेगेटिव मतलब हो गया अट्रैक्शन. ऑब्वियस है, जस्ट फॉर नोटिंग इट डाउन. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. This question has a little bit of idea of class 11th also. I hope you remember that the value of maximum friction between two pairs of surfaces or rather a pair of surface is what? Two bodies or rather a pair of surface is what? Mu n. Mind you, I am saying mu n. I didn't say mu mg. कभी कभी mg हो जाता है, but उसका formula mu mg नहीं है, formula mu n होता है. So I'll just remind you that limiting friction is equal to ये मैं थोड़ा सा याद दिला दिया. The value of maximum friction is called as limiting friction, वो होता है mu L into n, और maximum kinetic friction होता है mu K into n. I hope you remember. चलो, let's start. Suppose I say that there is a body, ये fixed है, ये फिक्स कर दिया गया, कोई कील व्हील या कुछ तरीके से हमने बांध दिया या रोक दिया, फिक्स कर. और इसका जो चार्ज है, ये सपोज 6 मिलीकूलम. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि सपोज यहाँ का जो म्यू है वो है 0.3 एंड दिस बॉडी इज सपोज 20 kg. ठीक है, ये 20 kg का बॉडी है और ये है 0.3, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है 0.3, और ये जो डिस्टेंस है, इस बॉडी पे एक अननोन चार्ज है Q. वो चार्ज कितना अभी मुझे नहीं पता. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? ठीक है ना? क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड रेंज ऑफ Q सो दैट. अच्छा, ध्यान रखना एक चीज, ये चार्ज फिक्स्ड है, ये चार्ज फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है, इसको धक्का मारा जा सकता है एंड सो ऑन, मार सकते हैं. ठीक है, तो find out the range of charge Q so that the body B does not move. चलो, go ahead, start. Let me start. अजित बेटा आंसर आया है कुछ?
सर कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज है ना कि कैलकुलेशन को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, क्योंकि डेटा ऐसे दिया गया कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना, ठीक है ना। चलो एनीवे डजंट मैटर। अब पहले एक काम करते हैं, निकालते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कितना इन टर्म्स ऑफ क्यू, ऑफ कोर्स एज्यूमिंग चार्ज क्यू। क्योंकि देखो मान लो अगर क्यू बहुत कम होगा तो क्या होगा, ये जो इसमें फोर्स लगेगा वो बहुत कम होगा, उतना तो फ्रिक्शन रोक देगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ क्यू निकाल लेते हैं और निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना रोक सकता है। आई थिंक दैट विल मेक सेंस। चलो तो एफ मैक्स पहले निकालो। एफ मैक्स क्या होता है ना, अगर लिमिटिंग दिया है तब तो म्यू एल इंटू एन, और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो एक म्यू दिया वही हम दोनों को सेम मानते हैं, तो म्यू एन। एन बोलते इस केस में क्या हो गया, एम जी, ध्यान रखना एम जी है। तो दिस एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एम जी इज इक्वल टू 0.3 into 20 into 10 and that is equal to 60 न्यूटन। ये 60 न्यूटन हो गया फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। आई थिंक दैट मेक्स सेंस। चलो अब मतलब ये मैक्सिमम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, इससे ज्यादा फोर्स अगर होगा तो ये स्लिप करने लगेगा। इसको सी समथिंग लाइक अ टेबल इज देयर, यू पुश स्लाइटली नथिंग हैपेंस, बट यू पुश वेरी स्ट्रांगली तो क्या होगा, वो टेबल फिर चलने लगता है, स्लाइड करने लगता है ना। तो ऐसे ही कुछ है। तो F max is equal to in this case 60 न्यूटन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला क्या है ना, 9 into 10 to the power 9 into 6 मिलीकूलम into Q by डिस्टेंस क्या दे रखा है 3 मीटर, यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 खत्म, 10 to the power 6 है ना -3, तो 6 into 10 to the power 6 into Q is equal to 6Q into 10 to the power 6, 6Q into 10 to the power 6। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और यही मैक्सिमम हो सकता है इक्वल टू 60 न्यूटन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलो so therefore this should be equal to 60 न्यूटन, which implies therefore Q is equal to what, the 6 gets cancelled, so Q is equal to 10 to the -5। बड़ा मेरे को एक प्रॉब्लम है। Okay, Arman has also changed it and Akshat has also not changed the answer. Okay, new answer आया है। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, समझो अगर मान लो 10 to the -5 आया है तो हो सकता है तुम सोच रहे हो कि अच्छा इसके मतलब चार्ज कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लगता है अच्छा चलो ठीक है 0 से लेके 10 to the -5 कर लो। नहीं, यहीं पे क्वेश्चन में कैच है, थोड़ा ध्यान से समझो। क्या जरूरी है कि चार्ज पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता? नहीं बट से हाँ नेगेटिव तो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो फिर अट्रैक्ट करने लगेगा, तो दिक्कत क्या है? अगर तुम एक टेबल को खींचते हो तो फ्रिक्शन उसको भी रोकता है, और अगर तुम काफी तेज खींचते हो तो वो चल पड़ता है, वो अलग बात। बट अगर मान लो तुम फ्रिक्शन मतलब तुम अगर हल्के से खींचते हो ऐसे, तो क्या होता है, वो टेबल नहीं चलता है। सिमिलरली अगर तुम थोड़ा सा धक्का मारते हो तो टेबल नहीं चलता है, पर अगर ज्यादा धक्का मारोगे इन दैट केस क्या होगा, टेबल चलने लगता है। वही चीज है, यानी बहुत ज्यादा फोर्स को टॉलरेट नहीं कर सकते, है ना। तो वो अट्रैक्शन करे तो भी फ्रिक्शन रोकेगा, रिपल्शन करे तो भी फ्रिक्शन रोक सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो तो therefore रेंज क्या हो जाएगा ना, -10 to the -5 लेस देन। अच्छा कई बार उसको माइक्रो कूलम के फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो अगर तुम चाहते हो तो इन दैट केस, अगर चाहते हो तो इन दैट केस माइक्रो कूलम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, है ना। तो therefore you can also write सर हाँ बेटा, सर इक्वल क्यों नहीं किया हमने? हाँ इक्वल टू क्यों नहीं यूज किया? हाँ इक्वल क्यों, इक्वल क्यों नहीं हो? अच्छा ओके सर। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, हाँ डज नॉट मूव में तो इक्वल भी हो, ठीक है ना। तो -10 माइक्रो कूलम लेस देन और इक्वल टू क्यू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल -10 माइक्रो कूलम लेस देन इक्वल टू क्यू,
और Q इज लेस देन और इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, यानी -10 से लेके +10 माइक्रोकूलम तक चार्ज हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख लो अच्छे से। ओके, तो ये माइनस वाले का ध्यान रखना, बाकी तो आई थिंक मोस्टली आंसर आए थे, बस वो माइनस को लेके एक दो जने के दिक्कत। ठीक है, ध्रुव, you have also now given the. Now Manas has asked another question also, that is, will gravitational force be also taken into account? Actually gravitational force जितना कम होगा ना कि उसको मत ही लो अकाउंट। जैसे इसी क्वेश्चन में सपोज इसका मास तो खैर दिया हुआ है 20 kg, इसका भी कुछ ले लो, लेट्स से इसका भी 20 kg ले लो, 20, 30, 40 ऐसे कुछ होगा, और इसका फोर्स कैलकुलेट करके देखो जरा क्या आएगा ना। 6 इंटू मतलब 6.67, चलो 6 इंटू 6.67 ले लो चलो। Isn't it a negligible force? ये 10 टू द -11 के चक्कर में ग्रेविटेशन फोर्स इतना कम हो जाता है, बेटर टू नेग्लेक्ट, बेटर टू नेग्लेक्ट, है ना, इसलिए हम कहते हैं कि नेग्लेक्ट ही कर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, that was one question again. Let's move on to the next question. Next question is, अब देखो थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट होगा, कैसे? देखो, ये 3 मीटर दूर एक और बॉडी रखा गया। वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सपोज इसका जो चार्ज है वो है Q, और ये है 20 मिलीकूलम, ये Q चार्ज, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर्स। ओके, और ये जो एंगल है ये है 37 डिग्री, और ये जो बॉडी है ये है 20 के। अच्छा, और ये जो बॉडी है ये फिक्स्ड है। क्वेश्चन इज फाइंड Q so that the charge is at rest. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, easier than the last one. जल्दी करो। सर इसमें रेंज नहीं ढूंढनी? इसमें अच्छा अच्छा, यस सर, इसमें ऊपर इसमें सिर्फ क्यों पूछा गया, रेंज हो सकता है, अगर फ्रिक्शन होता तो रेंज भी होगा, बट अभी फ्रिक्शन नहीं दिया, अभी जस्ट वैल्यू पूछा। ये पिछले से भी आसान है, अगर जल्दी सॉल्व करो ना फटाफट हो जाएगा। ओके, ऑलरेडी वन आंसर हैज कम अप, मैं आंसर भी पढ़ के सुना नहीं रहा हूं।
अरमान, why did you change your sign? I mean, सर पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट कर देगा ना, तो फिर तो मूव कर देगा पॉजिटिव हो तो सर। अट्रैक्ट क्यों करे? अरे अरे सॉरी सर, मैं वो सॉरी मुझे सर। लगता है तुमने, हाँ, हाँ सर, वो ग्रेविटेशनल। यानी तुमने तुमने जो पहले वाला साइन दिया था वो वही करेक्ट है। सर वही है, वो मैं साइन कंफ्यूज करती हूँ। वही करेक्ट होगा, हाँ ठीक है। बाकी वैल्यू मैं भी चेक करता हूँ। आंसर ध्रुव, व्हाट्स योर आंसर? चलो ध्रुव ने भी दे दिए, ठीक है। अक्षिता इज आल्सो गिवन आंसर, चलो ठीक है। तरुण, बड़े कैलकुलेशन हो पा रहा है? यस सर। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके साथ इक्वेट करोगे तरुण? जैसे पिछले बार हमने फ्रिक्शन के साथ इक्वेट किए, है ना? इस बार किसके साथ इक्वेट करोगे? तो नेट फोर्स। किसके, कौन सा फोर्स है? मुझे क्यू पे लग रहा है। हाँ, तो मैं एक्चुअली थोड़ा स्पेसिफिक आंसर चाह रहा हूँ। यानी देखो, अगर मान लो ये नहीं होता तो क्या होता? ये नीचे आ गया होता, है या नहीं? बड़ा Yes, सिंपल है। sir. अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये नीचे आया होता। ये कौन सा फोर्स है जो उसको नीचे लेके आता है? वो है mg साइन। mg sin। हाँ, बस। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है? बस mg साइन थीटा को रोक रहा है, और कुछ नहीं। यानी mg, और आई होप यू ऑल रिमेंबर साइन 37। जस्ट इन केस somebody has forgotten, मैं फटाफट ड्रॉ कर देता हूं, बट आई होप यू डोंट रिमेंबर इट, रिक्वायर इट एनीमोर। तो साइन 37 डिग्री मतलब होता है 3/5, ठीक है ना? तो mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि Q सॉरी मिली अपॉन 3 का स्क्वायर। बहुत बड़ा बेनिफिशियल चीज होता है क्योंकि सारा कुछ कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल हो गया, ये 5 से 2, ठीक है ना? और 20 का 20 कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया, 10⁻³ और ये 6 करके ये हो जाएगा तो उधर चला जाएगा। यानी Q इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻6 कूलम, यानी 6 माइक्रो कूलम। एक छोटा सा और डिस्कशन ये है कि साइन इंपॉर्टेंट है। इस केस में mg साइन थीटा उसको नीचे ले जाना चाहता है, और देयरफॉर ये वाला जो Q चार्ज है ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी जाके ये हो सकता है। However, एक काम कर, इसको स्वैप कर दो, इसको स्वैप कर दो, मतलब ये कि इसको 20 मिली कूलम बना दो, इसको 20 मिली कूलम बना दो, ठीक है ना? और इसको 20 kg बना दो। और ये फिक्स कर दो, ठीक है ना? इसको कर दो 20 मिली कूलम, और ये फिक्स्ड है। अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में माइनस वाला आंसर होता, क्यों? क्योंकि देखो ये फिक्स चार्ज हो गया, ये वाला जो बॉडी है ये नीचे जाना चाहता है, तो इसको ये जो चार्ज है इसको क्या करना पड़ेगा? उसको पकड़ के खींचना पड़ेगा। खींचने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे नेगेटिव साइन चाहिए। तो अगर इसको स्वैप कर दूं मैं, इस बॉडी को उधर और उस बॉडी को उधर कर दूं, और ये वाला दिया हुआ है 20 मिली कूलम और इसका पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन पलट गया, अब माइनस साइन ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि इसको अट्रैक्ट करके रोके, क्योंकि mg साइन थीटा इधर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन तब हो सकता है जब नेगेटिव साइन हो, यानी फिर आंसर हो जाता है इस केस में -6 माइक्रो कूलम। देखो, साइन ऐसे क्वेश्चंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अच्छा, एक दो मैसेज आया था कि आज सर ज्यादा मत कराइए करके, हम लोग बाहर हैं एंड ऑल, तो मैं एक काम करता हूँ आज और न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पे फ्रिक्शन का भी डिस्कशन करना कि अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन होगा तो कैसे करें, वो भी डिस्कस करेंगे, बट वन एट ए टाइम करते हैं, अभी नहीं करेंगे। आज हम लोग एक दूसरा पहलू डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें दिक्कत बहुत है। इनफैक्ट प्रैक्टिकली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाया जाता है तो कभी आंसर ही नहीं आता। यू माइट से अरे वाह ये क्या गजब चीज है कि आंसर आता नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला आया कैसे? ना फॉर्मूला इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। सो यू माइट से फिर बड़े बड़े चार्जेस में क्या हो जाता है ना, देखो बड़े बड़े चार्जेस में कई दिक्कतें हो जाती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन द चार्ज बॉडीज आर ऑफ लार्जर साइज। उसमें क्या होता है, एक और फेनोमेना होता है जो कि कूलम्ब्स लॉ को डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी कूलम्ब्स लॉ को प्रैक्टिकली वेरीफाई करने नहीं देता है जल्दी से, और वो है इंडक्शन। तो आज का जो डिस्कशन है वो है इंडक्शन। इंडक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है ना, बट उस डेफिनेशन से कुछ समझ में आएगा नहीं। धीरे धीरे जब मैं समझाऊंगा तब तुमको आइडिया लाए कि इंडक्शन होता क्या चीज, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। इंडक्शन क्या होता है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन of charge in a body due to another charge ओके। इससे ना तुमको कुछ खास पता नहीं चलेगा। इंडक्शन तो इंडक्शन की वजह से होता क्या है, इंडक्शन वैसे पता क्या होता है कि सपोज तुम एक काम करो, एक गिवन सिचुएशन में कूलम्ब्स लॉ लगाओ और कूलम्ब्स लॉ लगा के फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लो। जैसे मान लो वैल्यू आ गया सपोज 30 न्यूटन, ठीक है, और फिर उन चार्जेस को एक्चुअली रख के प्रैक्टिकली चेक करो कि 30 न्यूटन आ रहा है नहीं, देखना 30 नहीं आता। यू माइट से हाँ ठीक है एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत एरर्स तो होता ही है, तो 30 के जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ना 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 ना, 30 के अगर मान लो 31 आता है, 29 आता है, 29 होता तो मैं कंप्लेंट नहीं करता। लेकिन दिक्कत क्या है कि तुमने कूलम्ब्स लॉ लगाया, Q1 Q2 R वार सबका वैल्यू पुट करके तुमने आंसर निकाला और आंसर आ गया 30 न्यूटन। अब जब तुम प्रैक्टिकली करोगे पता चला आ गया 40 न्यूटन। थोड़ा बहुत 1-2 न्यूटन मैं भी समझ सकता हूँ, दैट इज ओके, पर पता चला 30 की जगह 40 आ गया, 30 की जगह 12 आ गया। अब ये कोई प्रैक्टिकल एरर बोल के तुम नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते। 30 की जगह 12 आ गया, 30 की जगह 40 आ गया, कितना ज्यादा परसेंटेज एरर। ये सारा किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। नंबर वन इज दैट लेट अस से व्हेन चार्जेस आर वेरी फार, तो लेट अस से चार्जेस बहुत दूर है और वो एकदम यूनिफॉर्मली तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है
तो स्फेरिकल मेटल शेल्स के ऊपर क्या क्या मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्मली। अब तुम क्या करते हो, दोनों को करीब लेके आते हो और फिर Q1 Q2 तुमको मालूम है, R तो कैलकुलेट हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो करके तुम उसका थ्योरेटिकल वैल्यू निकालोगे यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। तो व्हेन दे आर नियर बाय, लेकिन देखना पता क्या है कि तुम अगर कूलम्ब्स लॉ लगा के अब अगर इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हो और लेटेस्ट से अगर वो 30 न्यूटन आता है, देखना प्रैक्टिकली 30 न्यूटन नहीं आएगा। क्या आएगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 30 से कम आएगा। यूनिट से अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, पर अभी तो आप कह रहे हैं 30 का 40 भी हो सकता है, 30 का 12 भी हो सकता है, तो आपको ये कैसे पता चले कि इस केस में कम वाला ही होगा, वो समझो। इन दिस केस देखना F थ्योरेटिकल यानी जब प्रैक्टिकली तुम दोनों को पास में लेके सॉल्व करोगे या फाइंड करोगे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके, वो जो थ्योरेटिकल वैल्यू कूलम्ब्स लॉ लगा के 30 न्यूटन आया था, प्रैक्टिकली करके देखो तो चला 20 न्यूटन आ रहा है, 18 न्यूटन आ रहा है, 21 न्यूटन आ रहा है, 16 न्यूटन आ रहा है, काफी कम आ रहा है। से ये क्या चक्कर है ना? इट इज बिकॉज ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन वैसे क्या होता है, ये जो चार्जेस हमने यूनिफॉर्म बना के लाए थे ना बहुत दूर दूर से, जैसे ही पास में ले आओगे तो देखना चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे ना, तो देखना थोड़ा दूर चला जाता। यानी चार्जेस जब नियर बाय रखोगे ना, चार्जेस रहेंगे ही नहीं ऐसे जैसे दिखाया मैंने। पता है कैसे हो जाएगा, इधर आ जाएगा। जैसे इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक आध सामने भी आए, देख रहा हूं सब पीछे चला गया, एक आधा सामने रह गया। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाए। यानी क्या हो रहा है, रिपल्शन के कारण क्या हो रहा है, जो स्फेरिकल बॉडी है उसमें से जो आसपास वाला रीजन है ना, वहां से चार्ज सब पीछे शिफ्ट हो गया। यानी हुआ क्या, एवरेज डिस्टेंस बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। इसलिए कूलम्ब्स लॉ से जो आंसर आया था उससे देखना फोर्स कम आ जाएगा। तो क्या हो गया ना, तुम तो ये वाला डिस्टेंस लोगे, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से अगर चलोगे तो हमें डिस्टेंस कौन सा लेना होता है, सेंटर टू सेंटर, यानी कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से तो आर होना चाहिए ना। लेकिन देखना ऐसे होगा नहीं, चार्ज थोड़ा दूर चला गया इसलिए एवरेज डिस्टेंस बढ़ गया, तो यानी एक्चुअल डिस्टेंस ये हो जाएगा। ये देखो, यानी डिस्टेंस बढ़ गया चार्ज के बीच में, तो ऑब्वियसली फिर क्या हो गया, फोर्स घट गया। और ये सिर्फ प्लस प्लस नहीं, अगर ये दोनों के चार्ज माइनस माइनस होता तो भी सेम होता है ना। यानी therefore कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होगा, फॉर सेम साइन ऑफ चार्ज F प्रैक्टिकल मतलब क्या कि जब एक्चुअली प्रैक्टिकली तुम सॉल्व करोगे, देखना जो कूलम्ब्स लॉ से सॉल्व करके आंसर आता है जिसको हम थ्योरेटिकल कह रहे हैं, उससे कम आएगा। क्यों, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना होता है वो चार्ज ऐसे रहेगा ही नहीं, चार्ज थोड़ा पीछे की तरफ चला जाएगा, तो डिस्टेंस एक्चुअली बढ़ जाएगा, इसलिए फोर्स घट जाएगा, इसलिए प्रैक्टिकल वाला वैल्यू थ्योरेटिकल से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्शन के वजह से प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन कूलम्ब्स लॉ का बड़ा मुश्किल, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। बट ये मत सोच लेना कि फोर्स हमेशा घट जाता है, फोर्स बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। अब हम करेंगे केस 2, इसको केस 1 कर दो। आई होप के नोट कर लिए होंगे, ये केस 1 था। अब हम डिस्कस करेंगे केस 2। तो केस 2 क्या है, केस 2 में क्या है कि एक को पॉजिटिव ले लो और एक को ले लो नेगेटिव। ये देखो, जब बहुत दूर रखोगे चार्जेस को
तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जैसे करीब लेके आओगे, अब क्या होगा, उल्टा हो रहा है। पिछले बार चार्ज रिपेल कर रहे थे इसलिए दूर चला गया, इस बार देखो चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी पास आ जाएंगे, इसलिए इस बार का डिस्ट्रीब्यूशन टोटली अलग होगा। तो नियर बाय जब लेके आओगे तो देखना इस बार कहानी पलट जाएगी। क्या होगा इस बार देखना करीब वाले ज्यादा हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक हाथ पीछे 8। अच्छा ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना चाहिए, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ है, चार्जेस करीब आ गए इसलिए एवरेज डिस्टेंस घट गया। जितना डिस्टेंस घट जाता है उतना फोर्स बढ़ जाता है। ये सारा लॉजिक याद रहेगा ना। तो देयरफॉर इस बार जो r डैश होगा वो उल्टा हो गया, ये एवरेज डिस्टेंस में आ गया। यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो r होता है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, लेकिन चार्जेस करीब आ गए यानी एक्चुअली उनके इफेक्टिव डिस्टेंस और कम हो गया। जितना डिस्टेंस कम होता है उतना फोर्स बढ़ जाता है। यानी इस बार क्या हो गया, इस बार F थ्योरेटिकल से, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना मैंने पिछले बार गलत लिखा था। F थ्योरेटिकल पिछले बार ग्रेटर था, वो मैंने गलती लिखा था, इसको ठीक कर लो। ये ठीक था, वो मैंने जो बोला था उसका उल्टा लिख दिया था गलती से, इसको ठीक कर लो। अब F थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इस बार F थ्योरेटिकल कम हो जाएगा और F प्रैक्टिकल जो है ज्यादा हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से इसको ठीक कर लो अपना। F प्रैक्टिकल इज ग्रेटर देन F थ्योरेटिकल। अब क्लियर हो गया ना, क्यों, क्योंकि चार्जेस करीब आ गए तो फोर्स इस बार बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा इसका मतलब ये क्या, याद नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा था, तो उसको ठीक कर लेना पिछले बार का। पिछले बार F प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल से कम था, इस बार प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल से ज्यादा होगा क्योंकि करीब आ जाएंगे। तो कंक्लूजन फॉर ऑपोजिट साइन ऑफ चार्ज, F practical is greater than F theoretical। यानी देख रहे हो, सेम साइन लो तो भी प्रॉब्लम होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आता नहीं है, और अगर ऑपोजिट साइन लो तो भी नहीं आता। ये बड़ा प्रॉब्लम है, समझे ना। चलो ठीक है, अब एक काम करो, इसके ऊपर एक मैं छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, एंड दैट इज, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सपोज मैं कहता हूं, सो क्वेश्चन टाइम अगेन। क्वेश्चन इज, मेरे पास एक बॉडी है, और मेरे पास एक अननोन बॉडी है। ये वाला बॉडी नोन है, ये बॉडी चार्ज्ड है और पॉजिटिव चार्ज्ड है, ये अननोन है, मुझे नहीं पता। इनको नियर बाय जब लेके आ गया तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा। व्हाट कैन यू कंक्लूड बी के बारे में, क्या कंक्लूजन कर सकते हो, चलो बताओ। थोड़ा सा ना हड़बड़ी में आंसर मत करो, 5-10 सेकंड बड़े ठंडे दिमाग से सोचो, बल्कि 20-25 सेकंड सोचो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा टाइम नहीं होता 20-25 सेकंड। सोच समझ के अच्छे से सारे आइडियाज को टटो लो पहले, कि ये अगर हुआ तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा एंड ऑल, और फिर कंक्लूड करो। चलो गो अहेड। So what I'm asking is about
ठीक है, 5-10 सेकंड और सोच लो, फिर मैं पूछना शुरू करता हूं। चलो लेट्स स्टार्ट विथ मे बी अक्षिता। अक्षिता, तुम्हारे क्या कंक्लूजन है? ट्राई करो बेटे, जो भी कंक्लूजन है, सही गलत से कभी घबराए मत करो। एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ डिस्कशन। सही होगा गलत होगा, द पर्पस इज ओनली वन, उससे भी सीखेंगे। गलत होगा तो भी सीखेंगे, सही होगा तो ऑब्वियसली और अच्छे से सीखेंगे। चलो बताओ जल्दी। सर पहले तो मैंने सोचा था नेगेटिव होगी, बट भी मैं और सोच रही थी। हाँ, यानी ये रुको रुको रुको, क्या जो नेगेटिव सोच रहे थे वो गलत है क्या? सर गलत नहीं, इनकम्प्लीट हो सकता है। दैट्स अ गुड आंसर। इन फैक्ट ये गलत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही सकता है। क्यों भाई? अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट कर रहे दिया हुआ है, तो यानी बी मे बी नेगेटिव। दैट्स वन कंक्लूजन। बट व्हाई वाज, I mean, I'm addressing everybody now. Why she is a little bit doubtful is she is thinking कि अगर नेगेटिव हुआ तो इसमें इंडक्शन वगैरह तो कोई इफेक्ट हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो कहीं इंडक्शन के वजह से कुछ और तो नहीं होना चाहिए। चलो वो एक फ्यूचर थॉट है, वो भी सोचेंगे, बट नेगेटिव में कोई गलती नहीं है। अगर मैं पूछूंगा बताओ बॉडी बी का नेचर क्या है, तो मैं बोलूंगा बॉडी बी नेगेटिव हो सकता है, उसमें कहीं कोई दौरान नहीं। आगे और सोचो, और क्या हो सकता है? ठीक है, नाउ मनस्वी has also given an answer, and that is it may be neutral also. Yes, Manasvi, can you explain your answer? Manasvi, explain karo beta tumhara answer. Why do you feel it can be neutral also? So because when we bring them close to each other, then the charges of A can get on to the body B. No. हम लोग चार्जेस को टच नहीं कर रहे हैं। चलो मैं लिख देता हूं, यानी इनको टच नहीं कराएंगे। टच कराने से तो तमाम और भी चीजें हो सकता है, वो नहीं। हम एक को यहां रखेंगे तो दूसरे को उससे थोड़ा दूर रखेंगे। ऐसा ना हो कि इसका चार्ज उसमें चला गया, उसका चार्ज इसमें चला गया, ना, वो अलाउ नहीं तो करेंगे। जो A के जो चार्ज है वो एक तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले। ओके, फिर क्या होगा? फिर सर फिर अट्रैक्शन होगा। क्यों? सर क्योंकि B में कोई चार्ज ही नहीं है और A चार्ज है। चार्ज तो नहीं, अभी भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ। हो सकता है तुम आंसर सही दे रहे हो, लेकिन अभी ढंग से एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो आप ट्राई करो। अच्छा चलो ठीक है, ध्रुव, you also given the same answer. Can you explain how it can be neutral? सर मैं इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ। हाँ बोलो। सर जैसे हम इबोनाइट रॉड को अगर हम वो क्लॉथ से चार्ज कर देंगे और फिर पेपर बिट्स के पास लेके जाएंगे, तो सर हाँ, हमें बिल्कुल, पेपर बिल्कुल। बिट्स का कोई चार्ज नहीं पता। प्रैक्टिकल एग्जांपल इज एग्रीड। एक्सप्लेनेशन। सर पेपर बिट्स हो सकता है पॉसिबली न्यूट्रल हो, क्योंकि हमने उनको अभी चार्ज नहीं किया है, तो टच भी फिर नहीं भी वो किया। और सर टच भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो रॉड से वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सही एग्जांपल, पर इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? सर मे बी कि जैसे जो हमारा पेपर बिट्स हैं वो नेगेटिवली वो सॉरी न्यूट्रल हैं, तो जो नेगेटिवली चार्ज उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ की साइड पे जाएंगे। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन। एंड मनस्वी, यू आर आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सप्लेनिंग। आई डोंट नो व्हाई यू गिव अप सो इजीली। बिल्कुल ऑन द ट्रैक थे, दोनों ने लगभग सिमिलर लाइंस पे स्टार्ट किए थे। ध्रुव हैज ऑलमोस्ट एंडेड। देखो हो क्या रहा है, अगर मान लो बॉडी बी न्यूट्रल होगा और अगर ए तो है ही पॉजिटिव चार्ज, तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। देखो जरा कैसे। सपोज ये है बॉडी ए, ये तो है ही पॉजिटिव चार्ज। अब बॉडी बी है तो न्यूट्रल, लेकिन क्या होगा पता है? ये मान लो बॉडी बी है, अब कैसे भी शेप ले लो, शेप से क्या करना है? होगा क्या कि बॉडी बी न्यूट्रल है, लेकिन क्योंकि ए में पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेंगे, इस तरफ नेगेटिव चार्ज को खींचने की कोशिश करेंगे, तो कुछ नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। लेट अस से 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गए। 9 यूनिट से ये चार्ज कैसे आ जाएगा?
बॉडी के पास तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। रुको, बॉडी के पास कोई चार्ज अभी भी नहीं है। हुआ क्या कि बॉडी न्यूट्रल था, कुछ नेगेटिव चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो एक तरफ चले गए। ऑब्वियसली जिस तरफ चला गया वहां पे नेगेटिव हो गया, और जहां से आया वो उतना ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि याद रखना इसके पास कोई नेट चार्ज नहीं होता। एक चीज और मैं लिखना चाहूंगा इस केस में, एंड दैट इज, यहां पे लिख देता हूं, वो जो इंडक्शन था ना उसी जगह पे लिख देना, एंड दैट इज याद रखना, इंडक्शन के वजह से कोई नेट चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है ना। होता क्या है फिर ना, इधर अगर मान लो 1 2 3 4 5 यूनिट नेगेटिव हुआ है ना, तो इधर भी पॉजिटिव 5 यूनिट होगा। देख रहे हो, बॉडी बी न्यूट्रल था और अभी भी ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन हुआ क्या कि कुछ नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव, तो देयरफॉर ये करीब हो गए, इसलिए देख रहे हो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव वो दूर है, ये वाला, और इसलिए रिपल्शन तो होगा, पर देख रहे हो रिपल्शन कम हो रहा है और अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। यानी अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्शन कम है, यानी ओवरऑल क्या हो गया, अट्रैक्शन। तो देयरफॉर therefore there is a overall attraction। यानी अगर बॉडी बी न्यूट्रल होता है तो भी दोनों बॉडीज अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी बॉडी बी में बी न्यूट्रल। ठीक है, मैं 5-10 सेकंड पॉज कर रहा हूं। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो पहले फटाफट पूछ लो, देख लो, कुछ पूछना है इसमें से? ऑल राइट, किसी को कोई डाउट? ध्रुव हैज मेड अ कमेंट एंड दैट इज पोलराइजेशन ऑफ बॉडी बी। एग्जैक्टली, बट मैं इसमें वर्ड्स अभी फिलहाल यूज नहीं करना चाह रहा हूं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर बाद में। ध्रुव, एनी अदर क्वेरी? सर वही मेरे को जस्ट बताना था हाँ पोलराइजेशन। ठीक है, वो मैं समझ गया, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। पोलराइजेशन कितना होता है, पोलराइजेबिलिटी है ना, पोलराइजेशन फैक्टर, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, कितना होगा, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन, वी विल डू दैट आल्सो। ठीक है, चलो अभी रुको, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन में अभी भी एक थोड़ा सा पार्ट रहता है, पता है क्या? ये जो बॉडी बी है, ये इनफैक्ट पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो मैं एक डिस्कशन आज इनकम्प्लीट करके छोड़ देता हूं, एक डिस्कशन थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ देता हूं, इसके ऊपर थोड़ा सा तुम लोग पढ़ो, थोड़ा सा डिस्कस करो आपस में, थोड़ा रिसर्च करो, एंड दैट इज ओके। आज हम लोग इस डिस्कशन को इनकम्प्लीट रखेंगे, इसको कंप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अंडर सम स्पेशल कंडीशंस इट मे बी पॉजिटिव चार्ज आल्सो। यू माइट से ये कैसे हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, आपने तो दिया अट्रैक्शन, ये देखो अट्रैक्शन ना। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था ना कि इंडक्शन बहुत चीजों को डिस्टॉर्ट कर देता है, तो इसलिए अंडर सर्टेन कंडीशंस, क्या कंडीशंस है इसके ऊपर हम लोग कल मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उस समय तुमको पता चलेगा कि मैं कौन सी कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, कल हम लोग एक क्लास रखेंगे, अच्छा नहीं सॉरी, संडे क्लास रखेंगे, और संडे का थोड़ा सा लेट रख लें, अराउंड वही 7:30 8 o'clock। किसी को दिक्कत? चलो, किसने कुछ बोला नहीं है तो वही अराउंड 8 to 9 एक क्लास रख लेते हैं, है ना। इस वीक ऑनलाइन रख के
फिर डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन कौन जाना चाहते हैं ना। हम्म। तो संडे का क्लास नेक्स्ट होगा 8 o'clock। इसको नोट कर लो। सर एक्सक्यूज मी हाँ बोलो बेटा, कोई दिक्कत है? सर, मतलब बस एक चीज थी सर, सुबह क्लास रख सकते हो मतलब? संडे हाँ सर, अगर हो पाए। इस संडे थोड़ा सा दिक्कत है, बट नेक्स्ट वीक से कर लें, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना? इस संडे को दिक्कत है? सर, कोई नहीं, हम नहीं कर पाएंगे सर, वैसे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लेंगे क्लास की। नहीं तो थोड़ा पहले बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 o'clock भी रख सकते हैं। नहीं सर, वो एक्चुअली कुछ जाना था कहीं, तो मतलब उस हिसाब से 1 o'clock ही क्लास चल पाती, 1 या मतलब 2 1 o'clock। o'clock के पहले। हाँ सर, बट वही मैं सोच रहा था, पॉसिबल नहीं होगा। कोई नहीं सर। नहीं, एक चीज और भी हो सकता है, दैट अगर हम कल रखें तो 8:30। सर वो एक्चुअली में दोनों दिन ऑक्यूपाइड है पूरा वीकेंड, बट सर कोई नहीं, वीडियो देख लेंगे उसमें, ऐसा कोई अच्छा दिक्कत चलो नहीं। ठीक है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। तो संडे का फिक्स कर लिया फिर हम लोगों ने 8 PM, ठीक है ना? संडे 8 PM विल बी द क्लास, ठीक है? चलो ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही फिर। हैव अ गुड डे। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप संडे थोड़ा जल्दी रख लोगे, मंडे को पेपर है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा पेपर है तो बताओ बताओ जल्दी कितना रखें? 7 o'clock रखते हैं, यस सर रख लो। है ना? 7 o'clock। वैसे एक छोटा सा चांस है कि मेरे ना ऑफिस में इंटरनेट लग जाएगा तब तक। अगर इंटरनेट लग जाए तो इन दैट केस अगर हम संडे मॉर्निंग रखें तो कोई दिक्कत है? 8-9 o'clock कुछ ऐसे? सर कोचिंग है कितने बजे तक? सर, सुबह 9:45 से 1:15 तक है। नहीं नहीं, 8 to 9, 8 to 9। सर सुबह 8 to 9 हाँ हाँ सर रख सकते हैं। चलो ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 8 PM, बट मैं अभी इंटरनेट लगवा रहा हूँ ऑफिस में, तो अगर वो इंटरनेट लग जाता है कल तक, इन दैट केस 8 AM का क्लास रख लेंगे, ठीक है ना? तो 8 PM और 8 AM। अरमान इन दैट केस अटेंड कर लेना, ठीक है ना? यस, 10 हो चलो जाएगी। बट दैट विल बी कंफर्म बाय टुमारो। एक्चुअली इंटरनेट का मैंने अप्लाई कर दिया है और उन्होंने बोला है कि कल तक शायद लगा देंगे, बट अगर मान लो नहीं चांस लगता है बाई चांस, क्योंकि पता ही है ये सब नए नए चीजों में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो वैसे 8 PM हो गया। और अगर इंटरनेट का लग जाए तो 8 AM मॉर्निंग रख लेंगे, तो इन दैट केस मैं नोटिफिकेशन डाल दूँ, ठीक है ना? चलो ओके, आज के लिए इतना। हैव अ गुड डे, बाय बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। Thank you, बाय sir. सर।